Bismillahirrahmanirrahim. So here we're going to start management of acute attack and chronic attack. एक्यूट अटैक में क्या हो रहा होता है और कौन सी मेडिकेशंस हम यूजुअली दे रहे होते हैं एंड क्रॉनिक मैनेजमेंट अगर करनी हो तो उस वक्त हमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल करना होता है हम यहाँ पे ये देखेंगे. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एक्यूट अटैक. इन एक्यूट अटैक 3 type of drugs include. First is NSAIDs, second is colchicine, third is steroids. Now first let's talk about NSAIDs. NSAIDs basically is the standard treatment, like best initial therapy. जब पेशेंट को पेन की कंप्लेन वो करते हैं तो वी रिकमेंड NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स. ये हमारे पास पर्टिकुलरली फॉर पेन के लिए होते हैं. इसके अलावा हमारे पास कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं विच वी नीड टू लुक आउट. वो हमारे पास होते हैं गैस्ट्राइटिस. फर्स्ट तो गैस्ट्राइटिस के साथ साथ हमारे पास डिक्रीज डोज इन रीनल इंसफिशिएंसी. अगर कोई रीनल प्रॉब्लम के साथ पेशेंट है तो हमें उसकी जो डोज है वो कम रखनी चाहिए NSAIDs की. अगर हम वो ज़्यादा रखेंगे तो मे बी इट एग्रीवेट द अदर कंडीशन. तो इसके साथ साथ हम कॉल्चिसिन की बात करते हैं. ये क्या होता है? ये हमारे पास एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है टू NSAIDs. अगर हम NSAIDs नहीं दे रहे तो हम अल्टरनेटिव इसका कॉल्चिसिन दे सकते हैं. इसको हम ओरली देते हैं. अच्छा, इसका क्या काम होता है? ये हमारे पास क्या कर रहा होता है? ये ऐसा NSAIDs और कॉल्चिसिन दोनों ही बेसिकली ओरली दी जाती है. इसका हमारे पास जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो क्या होता है कि हमारे पास इनहिबिट करती है माइक्रोट्यूब्यूल्स असेंबली को न्यूट्रोफिल्स के अंदर. ये असेंबली को न्यूट्रोफिल्स में इसने इनहिबिट किया. अब न्यूट्रोफिल्स की जब असेंबली इनहिबिट हो जाएगी तो अल्टीमेटली हमारे पास प्रिवेंशन हो जाएगी या प्रिवेंट कर देंगे ये किसको? कीमोटैक्सिस को एंड फेगोसाइटोसिस को. तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया जो कि नॉर्मली अगर पता हो तो मे बी इट वुड हेल्प इन एनी BCG और समवेयर एल्स. इसके साथ साथ अब इसके हम साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं. इसके साइड इफ़ेक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं? नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया. डायरिया के साथ हमारे पास बोन मैरो, या फिर अगर किसी को अगेन रीनल इंसफिशिएंसी है तो उसमें हम कॉल्चिसिन का जो डोज है वो कम ही देंगे. लास्ट इज स्टेरॉइड्स. स्टेरॉइड्स हमारे पास एक शॉर्ट कोर्स होता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है. इसके 2 रूट होते हैं, एक इंट्रा आर्टिकुलर, दूसरा सिस्टेमिक. इंट्रा आर्टिकुलर मोनो आर्टिकुलर में देते हैं और सिस्टेमिक हमारे पास ओरल और IV दोनों तरह से दिया जा रहा होता है जिसमें पॉली आर्टिकुलर कंडीशन आ जाती है. नाउ टॉक अबाउट क्रॉनिक मैनेजमेंट. क्रॉनिक मैनेजमेंट में हमारे पास क्या हो रहा होता है? सबसे पहले तो हम मैनेज कर रहे हैं तो हम अभी पहले मेडिकेशन से पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि पेशेंट को और किस तरह से हम जो है इस चीज़ से इस चीज़ से मैनेज करवा सकते हैं उसको. तो फर्स्ट इज़ अवॉइड प्यूरिन रिच डाइट लाइक मीट, सी फूड वगैरह उसको बोलेंगे आप कम करें. इसके अलावा अवॉइड करें आप अल्कोहल कंजम्पशन को. इसके अलावा अवॉइड करें हाइपर यूरेसीमिया प्रोमोटिंग ड्रग्स जो कि हमारे पास डायूरेटिक्स, थायाजाइड वगैरह होते हैं. हम बोलेंगे इन्हें भी आपने अवॉइड करना है. तो दीज आर बेसिकली द मैनेजमेंट लाइक जिससे हम जो है थोड़ा सा जो हमारे गाउट है उसको जो है उसको मैनेज कर सकते हैं समहाउ. उसके बाद वी हैव सम ड्रग्स विच वी यूज़ इन chronic management. So let's talk about them. First we have urate lowering therapy. Urate lowering therapy like target serum level होता है उसको अचीव करना. ये फर्स्ट तो हमारे पास ये थेरेपी आ गई इसकी. अब इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? फर्स्ट तो हमारे पास एक टारगेट सीरम यूरिक एसिड लेवल जैसे मैंने इसकी बात करी वो हमारे पास 360 माइक्रोमोल पर लीटर या फिर 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए. तो हमें इसको अचीव करना है तो इसके लिए हमें यूरेट लोअरिंग थेरेपी देनी पड़ेगी. अब कब देनी पड़ेगी इसकी कुछ इंडिकेशंस होंगी ऑब्वियसली. तो रिकरेंट अटैक्स अगर एक्यूट गाउट के पड़े हैं लाइक 1 से ज़्यादा पर ईयर तो वी हैव टू गिव दिस यूरेट लोअरिंग थेरेपी. अगर टोफाई बन गए हैं अगेन 1 से ज़्यादा तो हम इसको देंगे. मीन्स किडनी स्टोन्स बन गए, रीनल कैलिकुलाई इस टाइम पे. इसके अलावा हमारे पास कोई जॉइंट डैमेज हो गया है गाउट की वजह से तो उसमें भी हम यूरेट लोअरिंग थेरेपी देंगे बिकॉज यूरेट यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा एक्सीड हो गया होगा तभी तो ये कंडीशंस आई हैं. सेकंड हमारे पास जो चॉइस ऑफ ड्रग होती है वो होती है एलोप्रेनॉल. एलोप्रेनॉल हमारे पास क्या करता है? ये भी अगेन हमारे पास यूरेट लोअरिंग थेरेपी में इन्वॉल्व होने वाली ड्रग है. तो अब हम एक मैकेनिज्म देख लेते हैं जहाँ पे हमारे पास यूरिक एसिड बेसिकली प्रोड्यूस हो रहा होता है. तो फर्स्ट वी हैव प्यूरिन्स. प्यूरिन्स में हमारे पास
कन्वर्ट होती हैं हाइपोजेंथीन। प्यूरीन से हाइपोजेंथीन के कन्वर्जन के बाद हमारे पास मेन स्टेप आता है जिसमें हाइपोजेंथीन कन्वर्ट होता है जेंथीन में इन द प्रेजेंस ऑफ जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम। ये एंजाइम इसको जेंथीन में कन्वर्ट करता है एंड देन जेंथीन हमारे पास यूरिक एसिड बनाता है। ये बेसिक मैकेनिज्म है विच वी नीड टू नो। अब इस यहाँ पर हमारे पास कहाँ पे ये ड्रग एक्ट करती है बेसिकली, ये हमारे पास प्यूरीन जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। ये हमारे पास डायरेक्ट ये जो जेंथीन ऑक्सीडेज है जो कि हाइपोजेंथीन से जेंथीन में कन्वर्ट करा रहता है, जेंथीन ऑक्सीडेज को ही इनहिबिट कर देगा जाके। तो हमारे पास क्या होगा, जेंथीन ही नहीं बन पाएगा, ना जेंथीन बनेगा ना यूरिक एसिड पड़ेगा। तो अल्टीमेटली यूरिक एसिड की जो सिंथेसिस है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो एलोप्रेनॉल का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है जो कि हमारे पास यूरिक एसिड के लेवल को डिक्रीज करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो नाउ अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स में क्या इंक्लूड होता है। तो साइड इफ़ेक्ट्स में फ़र्स्ट हमारे पास होता है स्किन रैश, बहुत ज़्यादा इची हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो हमारा जीआई होता है वो अपसेट हो जाता है। मोस्ट कॉमन है ये स्किन रैश और जीआई अपसेट। इसके अलावा कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाता है। दिस इज़ द मोस्ट सीरियस एडवर्स इफेक्ट। इसके साथ साथ हमारे पास रीनल फेलियर की भी कंप्लेन होती है, लाइक रीनल फेलियर हो गया, बोन मैरो सप्रेशन, हेपेटाइटिस, ये सारे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं। नाउ थर्ड हमारे पास होती है फेबॉक्सिस्टेट। फेबॉक्सिस्टेट हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास जो जैसे मैंने भी बताया था एलोप्रेनॉल है, ये हमारे पास प्यूरीन जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, बट दिस इज़ नॉन प्यूरीन जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। काम इसका भी वही है कि जेंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करना, बट दैट वाज द प्यूरीन वन और ये हमारे पास नॉन प्यूरीन है। इन दोनों में बस यही फ़र्क है। ये हमारे पास हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास एलोप्रेनॉल लाइक इफ़ देयर इज़ एनी एलोप्रेनॉल इंटॉलरेंस, तो उसकी बेसिस पे फिर हम जो है ये दे रहे होते हैं, या फिर कोई फेलियर है या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है जिसमें हम एलोप्रेनॉल नहीं दे पा रहे हैं, तो वी गो फॉर फेबॉक्सिस्टेट। तो फेबॉक्सिस्टेट की यहाँ पे बात हो गई। अब इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये हमारे पास किडनी वगैरह को छोड़कर लिवर पे अटैक करता है, तो ये हमारे पास लिवर की टॉक्सिसिटी करा देता है। इसके साथ साथ हमारे पास अगेन इसमें भी रैश हो रहे होते हैं, और हमारे पास इसमें एक और चीज़ ऐड होती है दैट इज़ आर्थ्रैल्जिया मीन्स जॉइंट पेन। ये तीन जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ गए। वी हैव टॉक्ड अबाउट ओवरऑल क्रॉनिक मैनेजमेंट, देन हमने यूरेट लोअरिंग थेरेपी देखी, एलोप्रेनॉल पढ़ा, देन फेबॉक्सिस्टेट। अब फोर्थ वन इज़ यूरिकोसेरिक एजेंट्स। यूरिकोसेरिक एजेंट्स में हमारे पास दो ड्रग्स आ जाती हैं, दैट इज़ प्रोबेनिसिड एंड सल्फेनपैराजोन। ये दो ड्रग्स हम इन यूरिकोसेरिक एजेंट्स में यूज़ करते हैं। इनका क्या काम होता है, ये हमारे पास वो एजेंट्स होते हैं दैट इन्वॉल्व इन इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन। मतलब हमारे पास जो एक्सक्रीशन नहीं हो पा रही होती, अब ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने का काम कर रहे होते हैं। यूरिनरी मतलब यूरिन के थ्रू यूरिक एसिड हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये होता है फॉर अंडर एक्सक्रीटर्स। अगेन वही बात, जो एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे होते उनमें ये हेल्प कर देता है। इनका भी इन्होंने लेवल बता दिया कि जिनका यूरिक एसिड लेवल 600 mg से कम उनके लिए। तो इसके अंदर भी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती है कि कहाँ पर हमें यूरिकोसेरिक एजेंट्स नहीं देने। जो यूरिक एसिड ओवर प्रोड्यूसर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनमें हमने नहीं देनी, क्योंकि वो ऑलरेडी इस काम को परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम उसमें दे देंगे तो फिर तो यूरिक एसिड हमारी बॉडी से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, जो कि हमने ये भी नहीं करना। रीनल इम्पेयरमेंट अगर किसी के अंदर हो गई है तो उसमें भी हम इस चीज़ को ख्याल करते हैं कि ये ना दें। और यूरोलिथियासिस, अगेन हमारे पास कोई स्टोन फॉर्मेशन हो गई है, यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ ब्लॉकेज हो गया, तब भी। लास्ट वन इज़ पेग्लोटिकेस। पेग्लोटिकेस हमारे पास एक बायोलॉजिकल एजेंट होता है जिसको हम आईवी के थ्रू देखते हैं, लाइक टोटली इंट्रावेनसली, लाइक आईवी इसका रूट हो गया। अच्छा, ये हमारे पास इंडिकेटेड ट्रीटमेंट होता है लाइक टोटली फॉर टोफेशियस गाउट, लाइक जो हमारे पास टोफाई फॉर्म हो जाते हैं तब, लाइक क्रॉनिक कंडीशन में, जो कि हमारे पास रेजिस्टेंट होता है टू स्टैंडर्ड थेरेपी, लेकिन ये हमारे पास इसमें हम पेग्लोटिकेस फिर दे देते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास इसमें इन्फ्यूजन रिएक्शंस हो जाते हैं, जिसको फिर हमें मैनेज करना पड़ता है एंटीहिस्टामिन और स्टेरॉइड से। एक्यूट अटैक भी वापस से हो सकते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट 3 months ऑफ थेरेपी।
उसके अलावा हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं पैग्लोटिकेस के लिए, लाइक लिमिट कर देती हैं जो कि लॉन्ग टर्म ड्रग यूज़ को। तो ये 3 इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हमें फिर फेस करने पड़ते हैं। तो हमने देख लिया पैग्लोटिकेस हमारे पास क्या है, मेनली फोटोफेशियल, जिसको हम इनिशियल थेरेपी में नहीं देते लेकिन क्रॉनिक थेरेपी में देते हैं। फॉर लाइक दिस इज़ प्योरली फॉर क्रॉनिक, इनिशियल में नहीं देते। डायरेक्ट अगर ऑप्शन है पैग्लोटिकेस कब देते हैं तो क्रॉनिक कंडीशन में देते हैं, मेनली मोस्टली इंपॉर्टेंटली। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।